तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल। ठीक है, जैसा कि हमारा धारता चैप्टर जो था वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब उसके हम कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है एक वायु संधारित्र की समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल 0.20 मीटर स्क्वायर है, प्लेटों के बीच की दूरी 0.01 मीटर है तथा इनके बीच विभवांतर 3000 वोल्ट है। ठीक है, प्लेटों के बीच की विभवांतर कितना है? 3000 वोल्ट। अब इन प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की 0.01 मीटर मोटी स्लैब रखी जाती है तो विभवांतर घटकर 1000 वोल्ट हो जाता है। गणना कीजिए। पहला क्या करना है? परावैद्युत पदार्थ रखने से पहले संधारित्र की धारिता, जो हमारा ये परावैद्युत पदार्थ है 0.01 मीटर मोटी स्लैब है, इसको रखने से पहले धारिता कितनी है? प्रत्येक प्लेट पर आवेश, ठीक है, Q का मान और पदार्थ का परावैद्युत के का वैल्यू, इसको एप्सिलॉन r से भी लिखा जाता है। परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद संधारित्र की धारिता। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है, वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल यानी कि कैपिटल A का वैल्यू कितना दिया है? 0.20 मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d का क्या दिया है? 0.01 मीटर, 0.01 मीटर। ठीक है, और क्या दिया है? इनके बीच विभवांतर कितना है? 3000 वोल्ट है, तो B का वैल्यू दिया है 3000 वोल्ट। ठीक है, अब क्या कहा है कि अब इन प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की 0.01 मीटर मोटी स्लैब रखी जाती है। यानी परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है? स्मॉल टी को परावैद्युत पदार्थ की मोटाई को स्मॉल टी से लिखते हैं। कितना दिया हुआ है? 0.01 मीटर। ठीक है, तो विभवांतर घटक कितना हो जाता है? 1000 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? 1000। तो यहाँ पर विभवांतर माध्यम में, जब माध्यम रखना है ना, जब परावैद्युत माध्यम रखना है, विभवांतर कितना हो जा रहा है? 1000 वोल्ट। ठीक है, 1000 वोल्ट। तो क्या करना है? गणना कीजिए। नंबर 1, परावैद्युत पदार्थ रखने से पहले संधारित्र की धारिता। तो परावैद्युत पदार्थ रखने से पहले संधारित्र में कोई परावैद्युता उसमें नहीं है, परावैद्युत पदार्थ नहीं, तो सीधा सीधा हम जानते हैं कि अगर परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन 0 A/d होता है। C इक्वल टू, ठीक है, तो C इक्वल टू क्या जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या था? 8.85 गुणे 10 की घात -12, बाकी मीटर स्क्वायर में दिया ही है 0.20 बटे में क्या d का वैल्यू कितना हुआ है? 0.01, 0.01। ठीक है, ये पॉइंट यहां से हटाओ, ये पॉइंट यहां से हटाओ। ठीक है, ये पॉइंट यहां से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 से गुणा हो जाएगा। इसको पॉइंट अभी यहां लगा देते हैं। दो संख्या के बाद क्या दशमलव है तो 100 से यहां गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक है, अब ये 100 से गुणा हो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 1 बचा, 1 से भाग दोगे तो वही आएगा। ठीक है, तो C बराबर क्या हो जाएगा? अब इसमें एक 10 हम ले लेते हैं, 10 के मान 11 हो जाएगा। 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें लगा दो। 5 गुना 10, 8 2 16 17, 8 2 16 17। कितनी संख्या में दशमलव है? दो संख्या के बाद तो 1 2 1 2 दो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ एक 10 हमने लिया, इसमें एक 10 क्या हो जाएगा? 10 के घात -12 है, तो क्या बचेगा? 10 के घात -11। या इसको हम लिख सकते हैं क्या? पॉइंट को और इधर ले आओ तो 1.77, एक पॉइंट और इधर ला रहे हैं, 10 की घात 1 प्लस में बढ़ जाएगा। 1.77 गुणे 10 की घात -10 फैरेड। क्या हो जाएगा? धारिता कितनी आ जाएगी? C बराबर 1.77 गुणे 10 की घात -10 फैरेड। ठीक है, ये कब धारिता आएगी? जब परावैद्युत पदार्थ न रखा हो तब की धारिता। ठीक है, अब आगे क्या कहा है क्वेश्चन में? आगे क्या है कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है? प्रत्येक प्लेट पर आवेश, प्रत्येक प्लेट पर आवेश। अब समांतर प्लेट संधारित्र प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या होता है? बराबर होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो Q बराबर CV फार्मूला लगाओ, Q बराबर CV। तो परावैद्युत पदार्थ रखने से पहले विभवांतर कितना है? 3000 वोल्ट है। परावैद्युत पदार्थ रखने से पहले विभवांतर 3000 वोल्ट है। तो इसमें रखो तो
Q बराबर C का वैल्यू कितना आया है 1.77 गुणे 10 की घात -10, तो C है 1.77 गुणे 10 की घात -10 और गुणे 3000 हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा 1.77 गुणे 10 की घात -10 गुणे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात 3 लिख सकते हैं 3000 को। अब 3 का मल्टीप्लाई करो उसमें तो क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21 का 1 हासिल है 2 7 त्रिक 21 है 21 2 23 हासिल है 2 3 कम 3 2 5 गुणे 10 की घात -10 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 की घात -7 हो जाएगा, यानी कि Q बराबर कितना आ गया 5.31 गुणे 10 की घात -7 कूलम। ये इतना आवेश आ जाएगा प्रत्येक प्लेट पर, कितना आया 5.31 गुणे 10 की घात -7 कूलम। अब आगे क्या कहा है, आगे कहा है पदार्थ का परावैद्युतांक, पदार्थ का परावैद्युतांक। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि इनके बीच विभवांतर कितना है 3000 वोल्ट और परावैद्युत पदार्थ रखने पर विभवांतर घटकर कितना हो गया 1000 वोल्ट। तो हमको पता है कि जो हमारा संबंध होता है किसमें के लिए, किसमें परावैद्युत माध्यम में परावैद्युता मतलब कि धारिता, परावैद्युत माध्यम में धारिता और वैसे धारिता परावैद्युत पदार्थ न रखा हो तो इसका जो संबंध होता है वो CM/C होगा। CM क्या है जो हमने परावैद्युत माध्यम रख दिया है उसकी धारिता है, परावैद्युत माध्यम रखने पर धारिता, और C क्या है परावैद्युत पदार्थ रखने से पहले की धारिता, परावैद्युत पदार्थ रखने से पहले की धारिता। तो अगर इसको हम विभव के टर्म में लिखें, विभव के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि V अगर निकाले यहाँ से वैल्यू तो Q/V होता है C का वैल्यू निकाले क्या निकल जाएगा Q/V होता ना C/Q/V। तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CM क्या हो जाएगा आवेश वही रहेगा, आवेश चेंज नहीं होगा, परावैद्युत माध्यम रखने पर आवेश चेंज नहीं होगा, बदलेगा विभव, विभव बदल ही रहा है और तो Q वही रहेगा Q/V V वैसे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा Q/V हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो K इक्वल क्या हो जाएगा Q/V वेस M। अब B क्या है बटे में ऊपर चला जाएगा और बटे में Q हो जाएगा, Q से Q कैंसिल तो K इक्वल क्या हो जाएगा V/VM हो जाएगा। अब B का वैल्यू कितना है 3000 वोल्ट और VM का वैल्यू कितना है 1000 वोल्ट, यहाँ रख दो तो K इक्वल क्या हो जाएगा 3000 बटे 1000, 3000 बटे 1000 कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी K का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, परावैद्युतांक कितना आ गया 3 आ गया। इसको अब साइलेंट R से भी लिखा जाता है, परावैद्युतांक को साइलेंट R से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो बुकों में लिखा होगा अब साइलेंट R, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे S लिखो चाहे साइलेंट R से लिखो। चौथा क्या है परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद संधारित्र की धारिता। तो देखो चौथा पॉइंट परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद धारिता, परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद धारिता। ठीक है, अब परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद धारिता क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो यहाँ पर CM है यहाँ पर C है, ये तो हमने केवल लगाया था ये फार्मूला निकालने के लिए, जो CM/C लगाया था ये फार्मूला निकालने के लिए। अगर यही से हम निकाले कह रहा है परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद, तो परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद धारिता क्या CM, तो अगर यहाँ से संबंध निकाल C को इधर भेजे तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो CM बराबर क्या हो जाएगा KC हो जाएगा, ये C इधर आएगा तो CM बराबर KC हो जाएगा, तो CM बराबर क्या हो जाएगा CM क्या है परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता है। ठीक है, और K का वैल्यू कितना निकला है 3, K का वैल्यू 3 और C का वैल्यू कितना निकला है, यहाँ पर ध्यान से 1.77 गुणे 10 तो ये यहाँ पर रख लो, तो क्या हो जाएगा 1.77 गुणे 10 की घात -10, तो CM बराबर क्या आ जाएगा CM बराबर गुणा करेंगे इसको 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यही यहाँ पर देखो गुणा करें 1.77 को 3 से गुणा करें 5.31 आएगा, तो 5.31 गुणे 10 की घात -10 फैरेड,
5.31 गुणे 10⁻10 फैराड ये हो जाएगा परावैद्युत माध्यम रखने पर। यहाँ पर स्मॉल टी का कोई यूज नहीं हुआ, वो दे देता है ताकि कंफ्यूजन हो, लेकिन जो है ये इस तरीके से धारणा निकलेगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। न्यूमेरिकल समझ में आया। मेथड है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, प्लेटों के बीच में स्मॉल डी है। यदि प्लेटों के बीच 3D/4 दूरी में परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर प्लेटों के बीच में किसी भी मोटाई का हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, उसके लिए धारिता क्या होती है, C = ε0A और बटे में क्या होता है B - T प्लस T/A। ये क्या है, परावैद्युतांक है जो परावैद्युत पदार्थ रखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो है यदि उनके बीच, क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि उनके बीच 3D/4 दूरी में, यानी कि हमारा समांतर प्लेट संधारित्र था, ऐसे होता है ना रेस, और उसके बीच में ये परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है इस तरीके से, और ये क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। अब स्मॉल डी में ही 3D/4 दूरी में ये पट्टी रखी हुई है इस तरीके से, तो ये परावैद्युत पदार्थ की मोटाई दी होगी ना। कहा है कि यदि उनके बीच 3D/4 दूरी में परावैद्युत पदार्थ रखा हो इन प्लेटों के बीच, तो ये परावैद्युत पदार्थ की मोटाई दी है, उतना दूरी जितना दूरी लेगा उतनी उसकी मोटाई होगी। ठीक है, तो ये T का वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है, T का क्या दिया है 3D/4, और ये क्या D से कम होगा, जो 3D/4 है वो D से कम होगा ना। जैसे होते 3D/4 मतलब 0.75 T, और D क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, तो मान लेते हैं कि परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता क्या है, Cm, क्या है, Cm है, तो क्या हो जाएगा, बाकी फार्मूला वही रहेगा। अब ε0A और क्या है D - T और प्लस T/A। अब वैल्यू रख दो, T की जगह पर 3D/4 रख दो, क्योंकि उतनी बीच की दूरी ले रहा है ना, तो वो समझ लो उसकी परावैद्युत पदार्थ की मोटाई दी है, वो उतना दूरी घेरेगा, जितना दूरी घेरेगा उतना परावैद्युत पदार्थ की मोटाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें तो Cm = क्या जाएगा, अब ε0A बटे में क्या जाएगा D - 3D/4, D - T की जगह क्या रखना आपको 3D/4। ठीक है, D की जगह 3D/4 प्लस, अब यहाँ भी T है तो क्या जाएगा 3D/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो Cm = क्या जाएगा, अब ε0A और 3D/4 अगर एलसीएम लें, 1 और 4 लें, एक मान लो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो बटे में 4 आएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई, तो 4D - 3D, 4D - 3D, और यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर बटे में के है, और प्लस 3D/4 की हो जाएगा, ये वाला 4 क्या होगा, नीचे आ जाएगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Cm = अब ε0A बटे में क्या हो जाएगा, D/4 बचेगा, ये क्या बचेगा D/4 और प्लस 3D/4 की हो जाएगा। अब यहाँ से काम करो, हम क्या करेंगे, कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, D/4 कॉमन आ रहा है, D/4 कॉमन ले लो, D/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कौन बच जाएगा, बचेगा D/4 कॉमन लेंगे कौन बच जाएगा, और क्या बचेगा 3/ये बच जाएगा, ये बच गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Cm = अब ये 4 ऊपर जाएगा कि बटे में 4 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4 अब ε0A और बटे में D और क्या है एलसीएम लेंगे तो k + 3 हो जाएगा, k + 3 बटे में k हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो k मल्टीप्लाई बटे में k। ठीक है, अब k क्या होगा
ये क्या हुआ, के ऊपर चला जाएगा तो 4k एप्सिलॉन नॉट ए बटे में टी और k प्लस 3 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम जो है एप्सिलॉन 0 a अपॉन टी अलग लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4k अपॉन k प्लस 3 होगा। और ये किसका वैल्यू है, जब क्या हो संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम न रखा हो तब की धारिता है। जब ये परावैद्युत माध्यम न रखा होता तो ये धारिता होती एप्सिलॉन 0 a अपॉन टी, जिसको हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, Cm इक्वल टू 4k अपॉन k प्लस 3 इंटू सी लिख सकते हैं, क्योंकि C इक्वल टू होता है समांतर प्लेट संधारित्र धारिता जब उनके बीच कोई परावैद्युत माध्यम न रखा हो तो क्या होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a अपॉन टी। ये वाला जो वैल्यू है ये कब का धारिता है, जब उनके बीच कोई परावैद्युत माध्यम न रखा, यानी कि ये पट्टी न रखी होती 3d/4 न रखी होती तो धारिता कितनी होती। अब ये रख दिया गया तो धारिता जो है ना, जो अगर परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो धारिता कितनी हो जाएगी 4k अपॉन k प्लस 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः धारिता क्या हो जाएगा, धारिता 4k अपॉन k प्लस 3 गुना हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब हम क्या कर देंगे, इनके बीच में 3d/4 का परावैद्युत माध्यम रख देंगे, परावैद्युत पदार्थ रख देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, यानी पहले का धारिता का अगर हम जो है जब परावैद्युत पदार्थ न रखा हो तो धारिता क्या होगी एप्सिलॉन 0 a अपॉन टी होगा ना, तो इसको हम सी लिख सकते हैं। तो कितना गुना हो जाएगा 4k अपॉन k प्लस 3 गुना हो जाएगा। हमारा अगला न्यूमेरिकल है, दो विद्युत रोधक गोले जिनकी धारिता 3 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड, जिन पर 300 वोल्ट तथा 500 वोल्ट विभव है, ठीक है, इन्हें तार द्वारा जोड़ने पर उभय विभव प्रत्येक पर आवेश तथा ऊर्जा हानि ज्ञात कीजिए। ये डेरिवेशन हमने कराया था और इसको पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास जी, तो उसी से ये लगेगा, ठीक है। पहले दिया है जो लिख देते हैं, क्या क्या दिया वो लिख देते हैं। दिया क्या है C1 कितना दिया है 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज कर क्या करेंगे 10 की घात -6 से गुणा कर देते हैं, 3 गुणे 10 की घात -6 फैरड हो जाएगा। C2 कितना दिया है 5 माइक्रोफैरड, ठीक है, तो C2 बराबर क्या जाएगा 5 गुणे 10 की घात -6 फैरड, 5 गुणे 10 की घात -6 फैरड। V1 कितना दिया है 300 वोल्ट, V1 300 वोल्ट दिया है और V2 कितना दिया है 500 वोल्ट दिया है। सबसे पहले हम क्या निकालना उभयनिष्ठ विभव, ठीक है, उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव ये फार्मूला होता है, चलते हैं फार्मूला निकाला था इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है, इसका फार्मूला पे ऊर्जा हानि का फार्मूला भी निकाला था। V इक्वल टू C1 को कितना है 3 गुणे 10 की घात -6, V1 का वैल्यू कितना 300 प्लस C2 को कितना है 5 गुणे 10 की घात -6 और V2 को कितना 500, बटे में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, तो C1 कितना 3 गुणे 10 की घात -6, ठीक है, प्लस C2 कितना है 5 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा 300 को 3 से गुणा करो 900 हो जाएगा गुणे 10 की घात -6, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 5 को 25 से 500 से गुणा करो 2500 हो जाएगा गुणे 10 की घात -6, और नीचे क्या बचेगा 3 गुणे 10 की घात -6 प्लस 5 गुणे 10 की घात -6। अब ये देखो दोनों सेम है, हम इसको जोड़ देंगे ना, जोड़ेंगे तो 900 में 25 जोड़ कितना जाएगा 3400,
3400 गुणे 10 की घात माइनस 6, ठीक है। ये क्या जाएगा 5 3 8, 8 गुणे 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6 से 10 की घात माइनस 6 कैंसिल हो गया, तो क्या है 3400 बटे 8, 3400 बटे 8, 3400 से भाग 8 को 3400 से भाग 8 से 3400 को भाग देंगे तो 8 चौक 32 बचा 2, 8 दूनी 16, 8 से 32, 8 दूनी 16, ठीक है। बचा कितना 8 चौक 32, 40, 8 पंचे 40, तो V का कितना जाएगा 425 वोल्ट। उभयनिष्ठ विभव का कितना आएगा 425 वोल्ट उभयनिष्ठ विभव आएगा, ठीक है। अब आगे क्या रहा है, प्रत्येक पर आवेश, प्रत्येक पर आवेश। अब उभयनिष्ठ विभव मिल गया है हमको, तो प्रत्येक पर आवेश निकाल सकते हैं। अब हमने बताया था कि अगर क्या करें, दोनों को हम दोनों जो है यहाँ पे है, इनको हम तार द्वारा जोड़ दें, दोनों पर विभव सेम हो जाता है, विभव सेम मतलब विभव समान हो जाते हैं, उभयनिष्ठ विभव आ जाता है, ठीक है। तो अगर Q1 निकालें, पहले पर निकाले तो C1 दिया जाएगा, पहले क्या आएगा C1 दिया जाएगा, तो Q1 बराबर C1 का वैल्यू कितना है 3 गुणे 10 की घात माइनस 6, 3 गुणे 10 की घात माइनस 6, और V का वैल्यू कितना 425, 425, Q1 बराबर क्या जाएगा 3 से गुणा करें 5 3 15, 3 6 7, 4 3 12, 1275 गुणे 10 की घात माइनस 6, Q1 बराबर, या इसको हम लिख सकते हैं, कूलम आया है तो इसको लिख सकते हैं क्या 1275 माइक्रोकूलम लिख सकते हैं। Q1 बराबर 1275 माइक्रोकूलम, 10 की घात माइनस 6 हटा दे माइक्रोकूलम। Q2 निकालें, दूसरे पर आवेश C2 भी हो जाएगा, अब देखो दोनों सेम हो गया ना, तो भी वही रहेगा, C2 बनेगा, C2 क्या है 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 है, 5 गुणे 10 की घात माइनस 6, और गुणे V का वैल्यू क्या है 425, 425, Q2 बराबर 25, 425 से गुणा करो 50 25, 5 10 12 हंसलाया 1, 4 25 20 से 2125 आएगा गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम, या Q2 बराबर क्या जाएगा 2125 माइक्रोकूलम, 2125 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब यहाँ पर ऊर्जा मान निकालना है। अब हमने दो कंडीशन बताया था, एक तो क्या बताया था कि जोड़ने से पहले ऊर्जा मान, ऊर्जा जोड़ने से पहले कुल स्थिर ऊर्जा और जोड़ने के बाद कुल स्थिर ऊर्जा, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, यानी कि जोड़ने से पहले जो ऊर्जा है उसमें से जोड़ने के बाद वाली ऊर्जा घटा देंगे तो हमको ऊर्जा हानि पता चल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, जोड़ने से पहले हम निकालते हैं। जोड़ने से पहले क्या होगा, दोनों पर विभव अलग अलग होगा, दोनों पर विभव अलग अलग होगा, ये हमने बताया था। तो जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तो U1 निकालेंगे, U1 का क्या है हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर, तो U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ C1 का कितना है 3 गुणे 10 की घात माइनस 6, 3 गुणे 10 की घात माइनस 6, और V1 का वैल्यू कितना है 300 वोल्ट, 300 वोल्ट है इसका स्क्वायर, तो U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 गुणे 3 जो है 300 गुणे 300 गुणे 300, 2 से काटे कितना 150 हो जाएगा, कितना हो गया 150 हो गया। तो U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 150 को 3 से गुणा करो 450 आ जाएगा, 450 गुणे 300 गुणे 10 की घात माइनस 6, तो U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक काम करो, इसको लिख दो 45 गुणे 3 और 10 की घात कितना बढ़ जाएगा 1 2 3, 10 की घात 3 प्लस में बढ़ जाएगा तो गुणे 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा, 45 को 3 से गुणा करो 45 3 135, 45 3 135 और 10 की घात प्लस 3 माइनस 3 कितना जाएगा 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा, 3 से 6 गया माइनस 3, तो U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम निकालना चाहें पॉइंट हम 2 पॉइंट आगे ले आए या इसको इतना रखो जूल,
ये तो जोड़ने से पहले किसे पहले वाले गोले पर स्थिर ऊर्जा है जोड़ने से पहले। अब दूसरे पर निकालते हैं। दूसरे पर क्या निकलेगा U2 बराबर क्या जाएगा हाफ C2 B2 स्क्वायर, हाफ C2 B2 स्क्वायर। U2 इक्वल टू क्या जाएगा हाफ C2 कितना है 5 गुणे 10 का 6, 5 गुणे 10 की घात 6 और B2 कितना है 500 की स्क्वायर हो जाएगा 500 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 और क्या 500 गुणे 500 हो जाएगा। 2 से काटो इसको 250 हो जाएगा। ठीक है 250 हो गया। U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 5 गुणा करो तो 1250 हो जाएगा। 1250 गुणे 500 गुणे 10 की घात -6। वही काम यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर 125 को 5 से गुणा करेंगे और 1 2 3 10 की घात 3 प्लस में बढ़ा देंगे गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा। U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा U2 इक्वल टू 125 को 5 से गुणा करो 625 हो जाएगा। 625 होगा तो 10 की घात -6 प्लस 3 कितना 10 की घात -3 जूल होगा। अब कुल ऊर्जा निकालेंगे। ये कुल ऊर्जा कब का निकलेगा जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा जोड़ने से पहले कुल स्थितिज U इक्वल टू क्या जाएगा U1 प्लस U2 U इक्वल टू क्या हो जाएगा U1 का वैल्यू क्या 135 गुणे 10 की घात -3 और प्लस U2 का वैल्यू कितना है 625 गुणे 10 की घात -3। अब इसको जोड़ेंगे तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 में 625 जोड़ो 5 5 10 3 5 6 6 7 760 गुणे 10 की घात -3 जूल। ये जोड़ने से पहले अभी कुल ऊर्जा आया जोड़ने से पहले। अब जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा निकालेंगे। जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा दोनों पर विभव क्या है सेम है ना 425 वोल्ट था दोनों पर विभव सेम है पहले दोनों। अब जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा तो पहले गोले पर निकालेंगे। मान लीजिए U1 डैश हो गया। ठीक है जैसे वहां पर हमने U1 लिया था U1 डैश ले लेंगे इसको क्या जाएगा हाफ C1 B स्क्वायर। अब हमने बताया था जोड़ने के बाद दोनों पर विभव क्या होता है सेम हो जाता है बराबर हो जाता है। तो U1 डैश इक्वल में हाफ C1 कितना था 3 गुणे 10 की घात 6 था और उभयनिष्ठ विभव हमने 425 वोल्ट निकाला था। ठीक है तो 425 का होल स्क्वायर 425 का होल स्क्वायर तो U1 डैश बराबर क्या 1/2 गुणे 3 गुणे 10 की घात -6 गुणे 425 गुणे 425 गुणे 10 की घात 425 आएगा। ठीक है अब एक काम कर रहे हैं इसको 425 को 3 से गुणा कर देंगे। U1 डैश बराबर 425 को 3 से गुणा करें 1275 आ जाएगा 1275 और इसको काट दें यहाँ 2 से 212.5 तो 212.5 गुणे 10 की घात -6 तो U1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ पर एक काम कर रहे हैं हम इसमें पॉइंट ये वाला जो 1275 है इसमें बस जो है इसको हम लिख रहे हैं 1.275 10 की घात 3 बढ़ जाएगा 10 की घात 3 10 बढ़ जाएगा ये हो जाएगा 1.275 गुणे 212.5 गुणे अभी क्या है 10 की घात 3 प्लस में बढ़ा ना 10 की घात -6 कितना जाएगा 10 की घात -3 रहेगा। तो U1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आएगा अगर इसको गुणा करें 270.9375 अगर गुणा करेंगे 1.275 को 212.5 से तो कितना है 270.9375 गुणे 10 की घात -3 जूल 3 जूल। ये जोड़ने के बाद गोले 1 पर क्या है स्थितिज ऊर्जा है। अब 2 पर निकालते हैं तो
तो U2 डैश ले लेंगे, जैसे वहाँ पर U2 लिया था, यहाँ पर U2 डैश ले लेंगे, तो हाफ C2V स्क्वायर, हाफ C2V स्क्वायर, तो U2 डैश इक्वल टू क्या जाएगा, हाफ C2 कितना था, 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 था, 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 था, और V का वैल्यू क्या था 425 का होल स्क्वायर। तो भाई डिस्प्यूट हुआ ना, जोड़ने के बाद क्या होने पर भी वो सेम हो जाता है। तो U2 डैश इक्वल में क्या हो जाएगा 400, यहाँ पर क्या रहेगा हाफ गुणे 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 और 425 गुणे 425, ठीक है। अब 425 में 5 से गुणा कर दो, U2 डैश बराबर ये हो जाएगा 2125 बटे में 2 गुणे 425 गुणे 10 की घात माइनस 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, काटेंगे इसको, ये कितना है 212.5 आएगा, 212.5। U2 डैश बराबर इसमें भी वही कर रहे हैं, पॉइंट को तीन इसमें क्या करते हैं 3 पॉइंट आगे लाते हैं, पॉइंट को 3 संख्या आगे लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2.125 गुणे 212.5 गुणे, अब 10 की घात 3 है, 3 प्लस में क्या हो गया बढ़ गया, तो अगर 3 प्लस में बढ़ा तो माइनस 6 है, कितना जाएगा 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो U2 डैश बराबर क्या जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 451.5625, 451.5625 गुणे 10 की घात माइनस 3 जूल, ठीक है, जूल आ जाएगा। अब ये हमारा क्या निकला है U1 डैश और U2 डैश। अब जोड़ने के बाद है ना, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा निकालेंगे, कुल ऊर्जा मतलब कि कुल स्थितिज ऊर्जा, तो इसको हम ले रहे हैं U डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा U1 डैश प्लस U2 डैश, ठीक है। तो U डैश बराबर क्या हो जाएगा, U डैश बराबर U1 डैश कितना है हमारा 270.9375 गुणे 10 की घात माइनस 3, ठीक है। और प्लस 451.5625 गुणे 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा। अब जोड़ो इसको, तो U डैश बराबर 5 5 10 हो गया, 6 7 2 9 1 10 हो गया, 3 6 9 1 10 हो गया, हो जाएगा 9 5 14 15 हो गया, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, 0 में 1 जोड़ 1 हो जाएगा, 7 5 12 6 2 4 2 6 6 7 721.5। U डैश बराबर कितना आ गया, अभी पॉइंट हटा, जीरो हटाओ कोई मतलब नहीं, 721.5 जूल, और एक जीरो 10 की घात माइनस 3 है ना, 10 की घात माइनस 3 गुणे 10 की घात माइनस 3, ठीक है। ये जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा आ गया, जोड़ने के बाद कुल स्थिति ऊर्जा आ गया। अब ऊर्जा हानि निकालते हैं, तो ऊर्जा हानि वैल्यू लिख रहे हैं, जोड़ने से पहले कुल स्थिति ऊर्जा, ठीक है, जोड़ने से पहले कुल स्थिति ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद कुल स्थिति ऊर्जा, ठीक है। डेल यू इक्वल टू, अभी जोड़ने से पहले हमने कुल स्थिति 10 की घात माइनस 3 होगा, 760 गुणे 10 की घात माइनस 3 माइनस 721.5 गुणे 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 38.5 गुणे 10 की घात माइनस 3 जूल, ये आएगा ऊर्जा हानि। कितना आएगा 38.5
5 गुणे 10⁻³ जूल का ऊर्जा हानि होगा। तो ये सवाल हमारा पूरा होगा। हमारा अगला न्यूमेरिकल है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C तथा प्लेटों के बीच की दूरी समान है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी, पहले की आधी कर दी जाए तथा प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दिया वो लिख देते हैं। पहली कंडीशन दिया क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, ये दिया है। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी क्या दिया है, स्मॉल डी। ठीक है, तो धारिता क्या हो जाएगी, धारिता दे भी दिया है सी, धारिता सी बराबर क्या है, एप्सिलॉन 0 A/d। ये फार्मूला होता है ना, जब हमको प्लेटों के बीच की दूरी पता हो और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल पता हो, धारिता क्या आती है, एप्सिलॉन 0 A/d। इसको इक्वेशन 1 कर दो। और ठीक है, इक्वेशन 1 कर देंगे, ये पहले कंडीशन में हो गया। अब क्या हो जाए, प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार चलेंगे क्या है कि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लेटों के बीच की दूरी पहले की आधी, यानी पहले d था तो अब d/2 हो गया। पहले क्या था, पहले d था तो अब d/2 हो गया। प्लेटों का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या हो गया है, 2a, 2 गुना हो गया। पहले a था अब 2 गुना हो गया, 2a हो गया। तो धारिता निकालेंगे, तो धारिता, अब मान लेते हैं कि धारिता C' हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, C'। तो उसी रूप में लिखते हैं, अब एप्सिलॉन नॉट a है, एप्सिलॉन नॉट है, और a की क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और b की क्या हो जाएगा यहाँ पर, d/2। जैसा उसने कहा था वैसे हमने रख दिया। ठीक है, तो C' इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 बटे में ऊपर जाएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट A/d हो जाएगा। हो जाएगा, ये इक्वेशन तो हो गया। अब समीकरण 1 से देखो, एप्सिलॉन 0 A/d का वैल्यू C है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 A/d क्या रख देंगे, C रख देंगे। समीकरण 1 से क्या है, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/d है, यहाँ रख दो। इसके लिए रख देंगे एप्सिलॉन 0 A/d पर, तो C' इक्वल टू क्या जाएगा, 4C हो जाएगा। इसके लिए क्या हो गया, C, क्योंकि एप्सिलॉन 0 A/d वैल्यू क्या है, C है, तो C' इक्वल टू 4C हो गया। यानी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ा, धारिता पहले का 4 गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः धारिता पहले का 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना। ये हो गया।